Hello everyone, welcome back. We are continuing class 7 geography NCERT and the name of the chapter is water. So in the last 4 chapters हमने अर्थ के बारे में बहुत कुछ पढ़ा. इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अर्थ, फोर्सेस, डोमेन्स ऑफ अर्थ एनवायरनमेंट, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बारे में हमने जाना. नाउ वी विल टॉक अबाउट वाटर. वाटर मीन्स हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर दैट इज प्रेजेंट इन अर्थ एनवायरनमेंट. हाइड्रोस्फीयर कहाँ प्रेजेंट है? अर्थ के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है. So now let us start our chapter water with the term water itself. So what is water? Water is a tiny molecule. It consists of 3 atoms, 2 of hydrogen and 1 of oxygen. Water molecules cling to each other because of a force called hydrogen bonding. तो वाटर टाइनी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो 3 एटम्स के जुड़ने से बनते हैं. 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलकर H2O बनाते हैं. हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम जो कि पानी है. और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक फोर्स के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उस फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं. Nearly 3/4 of Earth's surface is covered with water. 97% of water on Earth is salt water and only 3% is fresh water. Slightly over 2/3 of fresh water is frozen in glaciers and polar ice caps. लगभग 3/4 हिस्सा पृथ्वी का पानी से घिरा हुआ है और जितना भी पानी मौजूद है उसका 97% भाग सॉल्ट वाटर है यानी खारा पानी, और सिर्फ 3% ही फ्रेश वाटर है विच इज सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग. आपने सुना ही होगा कि इस जगह पानी की कमी हो गई, किसी स्टेट में पानी की शॉर्टेज है, या सेव वाटर के स्लोगन्स. तो ऐसा क्यों हो रहा है? पानी की शॉर्टेज क्यों है जब इतना पानी मौजूद है? सो ऐसा क्यों है जब 75% अर्थ एरिया इज कवर्ड विथ वाटर? द रीजन इज दैट दुनिया में मौजूद पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे इस्तेमाल का नहीं है और फ्रेश वाटर का 2/3 हिस्सा जमा हुआ है बर्फ के फॉर्म में पहाड़ों के ऊपर एज ग्लेशियर्स एंड ऑन पोलर कैप्स. पोलर रीजन्स में ये जो पानी है वो जमा हुआ है जो हमारे काम का है, बट वो क्या है? फ्रेश वाटर है एंड वो जमा हुआ है. The sun's heat causes evaporation of water vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms cloud. From there, it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet. अब ये जो पानी है वो अर्थ के एनवायरनमेंट में फॉर्म चेंज करते हुए सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में घूमता रहता है. कैसे? तो सन की हीट जब किसी वाटर बॉडी पे पड़ती है तो पानी भाप बनकर ऊपर जाता है. पानी क्या करता है? भाप बनकर इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है और वाटर वेपर यानी टाइनी वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है. और जब भाप है तो भाप राइज करती है. आपने देखा होगा अगर आप जब पानी बॉईल करेंगे तो उसके ऊपर गैसियस फॉर्म में वाटर क्या करता है? इवेपोरेट करता है. ऐसी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज से जो वाटर होता है वो भी इवेपोरेशन करता है एंड राइज करता है और ऊपर जाकर कूल डाउन हो जाता है. वो ठंडा हो जाता है क्योंकि सरफेस से ऊपर पानी गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो ऊपर टेम्परेचर गिरेगा और टेम्परेचर गिरेगा तो पानी गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा और यही पानी के मॉलिक्यूल्स एक जगह इकट्ठा होने लगेंगे, बादल बनाने लगेंगे और इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं. और ये बादल जब बहुत हैवी हो जाते हैं तब प्रेसिपिटेशन होती है. रेन भी प्रेसिपिटेशन का एक प्रकार है. प्रेसिपिटेशन में बर्फ आती है, बारिश और ओले भी आते हैं. मतलब जो भी चीजें आसमान से बरसती हैं उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं. एंड पानी जो है जब बरसता है तो उसे हम रेनफॉल कहते हैं. तो प्रेसिपिटेशन का एक टाइप है रेनफॉल. नाउ व्हाट इज वाटर साइकिल? द प्रोसेस बाय विच वाटर continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as water cycle. तो वो प्रोसेस जिसमें पानी अपना फॉर्म कंटिन्यूली चेंज करता रहता है इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड ऐसे ही ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड में सर्कुलेट करता रहता है. ओशन में और लैंड में और एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट करता रहता है एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वाटर साइकिल. अब डायग्राम के माध्यम से आप वाटर साइकिल को समझने की कोशिश करिए.
समुद्र में पानी गर्म हुआ, गर्म होने से उसका इवेपोरेशन हुआ, पानी भाप बनकर ऊपर गया, ऊपर जाके जब टेम्परेचर गिरा तो वो पानी लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगा और कंडेंसेशन होने लगा। कंडेंसेशन में वाटर ड्रॉपलेट्स बने, बादल हैवी हुए और फिर क्या हो गई, प्रेसिपिटेशन हो गई। प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में जब पानी नीचे आया तो लैंड में आया, फिर रन ऑफ करके फिर वो जाके ओशन में मिल गया, वाटर बॉडी में किसी मिल गया और फिर उसका इवेपोरेशन हुआ। तो ये साइकिल कंटिन्यू करती रहती है वाटर साइकिल की। नाउ व्हाट इज टेरेरियम? टेरेरियम क्या है? इट इज एन आर्टिफिशियल इंक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। दिस इज टेरेरियम। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, देखिए आप, एक बॉटल है जिसके अंदर प्लांट्स और सॉइल है। सो ये एक आर्टिफिशियल इंक्लोजर है जिसमें मिट्टी, पौधा, पानी डालकर बंद कर दिया जाता है, क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट फॉर प्लांट्स टू ग्रो। पहली बात, ये ग्लास जार बंद होता है, सील्ड होता है। इस कांच के जार में जो पानी होता है उसे मिट्टी एब्जॉर्ब करती है, फिर उसको प्लांट्स यूज करते हैं, फिर यही पानी सन की हीट से इवेपोरेट होकर जार के वॉल्स पर जाकर लग जाता है, क्योंकि पानी बाहर तो निकलेगा नहीं, जार इज सील्ड, एंड प्रेसिपिटेशन करके फिर से सॉइल एंड प्लांट्स में गिरता है एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज। इसी जार के अंदर ये साइकिल क्या कर रही है, कंटिन्यू कर रही है। इसी तरह हमारी पृथ्वी भी क्या है, टेरेरियम है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। द वाटर यूज्ड टू इरिगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन द अमेजॉन रिवर 100 years ago। इसी तरह हमारी पृथ्वी भी क्या है, एक टेरेरियम है। टेरेरियम क्या है? ये एक प्रोसेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक आर्टिफिशियल इंक्लोजर जिसके अंदर प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं बिना उसमें बार बार पानी डाले या मिट्टी डाले, बस उसको सील करके रख दिया जाता है और वो खुद ही प्रोसेस कर लेता है। तो इसी तरह हमारी पृथ्वी भी क्या है, एक टेरेरियम है। जो पानी सैकड़ों हजार साल पहले था वो आज भी एग्जिस्ट करता है। जो पानी आज हरियाणा के खेतों की सिंचाई में लगता है वो कभी अमेजॉन रिवर में बहा होगा कई 100 साल पहले। तो आपको ये समझ में आया कि वाटर जो है, अर्थ पे जो प्रस्तुत वाटर है वो अर्थ के कहीं बाहर नहीं जाता है, वो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर में सर्कुलेट करता रहता है। इन्हीं 3 डोमेन्स में वाटर क्या कर रहा है, सर्कुलेट करता रहता है। नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर। अब पानी मौजूद कहाँ कहाँ है, इसके सोर्सेज क्या है? द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर्स। द ओशन बॉडीज एंड द सीज contain salty water. The water of the ocean is salty or saline as it contains large amount of dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that you eat. Fresh water rivers, ponds, spring और glaciers में मौजूद है और ओशन बॉडी एंड सीज में सॉल्टी वाटर होता है। कैसा? नमक वाला पानी होता है। सागर और महासागर खारा और सेलाइन होता है क्योंकि इसके पानी में लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व होती है। इस पानी में जो सॉल्ट है वो सोडियम क्लोराइड है और वो नमक है जो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो हमें एक और बात पता चली दैट द सॉल्ट वी ईट कम्स फ्रॉम ओशन एंड सीज। जो भी हम नमक खाते हैं वो कहाँ से आ रहा है, समुद्र और ओशन से आ रहा है। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। ये वाटर बॉडीज का डायग्राम है। ये है लेक, स्ट्रीम, ग्लेशियर, वाटरफॉल, पॉन्ड, रिवर एंड सी। ये कुछ वाटर बॉडीज हैं जो हमारे अर्थ पर मौजूद है और आप इनके नाम पढ़ सकते हैं। नाउ व्हाट इज salinity? Salinity is the amount of salt in grams present in 1000 grams of water. The average salinity of the ocean is 35 parts per 1000. अब ये saline और salinity टर्म को अच्छे से समझ लेते हैं। तो salinity अमाउंट ऑफ सॉल्ट है विच इज प्रेजेंट इन वाटर। salinity क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो कि वाटर में प्रेजेंट होता है। ओशंस की salinity 35 पार्ट्स पर 1000 grams होती है। Now let us understand this with an example. आप एक ग्लास फ्रेश वाटर लिए और लेट्स अज्यूम इसमें 1000 kg वाटर है। अब इसमें अगर हम 35 ग्राम्स सॉल्ट डाल दें, 35 ग्राम्स सॉल्ट मिक्स कर दें इस वाटर में,
तो इट इज 35 पार्ट्स पर 1000, यानी 1000 ग्राम्स में हमने क्या किया, 35 ग्राम्स सॉल्ट मिक्स कर दिया। तो 1 लीटर ऑफ वाटर में अगर हम 35 ग्राम्स सॉल्ट मिक्स करते हैं तो ये कैसा वाटर हो जाएगा, इसे हम कंसिडर करेंगे सलाइन वाटर। तो सॉल्ट के अमाउंट पे डिपेंड करता है कि वाटर खारा है कि नहीं, क्योंकि अमूमन पानी में सॉल्ट मौजूद होता है पर उसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, और उसी के आधार पे वो फ्रेश वाटर या सलाइन वाटर कहलाता है। अब इस मैप में यू कैन ट्रेस मेजर सीज, लेक्स एंड रिवर्स ऑन अर्थ। इस मैप में आप देखिएगा, आपकी बुक में ये मैप मौजूद है और इसमें आप मेजर वाटर बॉडीज को ट्रेस कर सकते हैं। अब वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, we all know that 3/4 of Earth's surface is covered by water. If there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? If all the water on earth available to us, the following table gives the distribution of water in percentage. Now अब वाटर बॉडीज की डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझ लेते हैं कि पानी अर्थ में कहाँ कहाँ और कितनी और कैसी क्वांटिटी में मौजूद है। जैसे कि 3/4 पृथ्वी का भाग पानी से ढका हुआ है। अगर जमीन पर इतना पानी मौजूद है तो फिर क्यों इतनी सारी कंट्रीज पानी की कमी से परेशान है? क्या जितना भी पानी अर्थ पर मौजूद है वो हमारे लिए अवेलेबल है? क्या वो हमारे लिए अवेलेबल है? इस टेबल से हम वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे। ओशन में सबसे ज्यादा पानी मौजूद है, ऑलमोस्ट 97%, लेकिन ये पानी खारा है, सलाइन है, जिसे हम पी नहीं सकते। इट इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। 97% सलाइन वाटर है विच इज प्रेजेंट इन सी एंड ओशन। ये जो सलाइन वाटर है वो हमें कहाँ मिलेगा, सी में मिलेगा और ओशन में मिलेगा। सी और ओशन एक ही बात है, पर क्या फर्क है, ओशन कंपैरेटिवली बड़ी बॉडीज होती हैं और सीज उनसे छोटे होते हैं। कंट्रीज के जो पास पास वाले पार्ट होते हैं वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, सी, और पानी का वो हिस्सा जहां पर ज्यादा लैंड मौजूद ना हो, जहां चारों तरफ पानी ही पानी हो, उसे हम क्या कहते हैं, ओशन कहते हैं। तो ओशन और सी में सबसे ज्यादा हमें सलाइन वाटर देखने को मिलेगा। एक्चुअली सलाइन वाटर सी और ओशन में ही देखने को मिलेगा। बाकी का सिर्फ 3% ही फ्रेश वाटर है जो इन वाटर बॉडीज में देखने को मिलता है। आइस कैप्स में लगभग 2% फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर जमा हुआ है, मतलब बर्फ के पहाड़। फिर ग्राउंड वाटर में 0.68% पानी है, यानी जमीन के नीचे, फिर तालाब में, इनलैंड सीज में, सॉल्ट लेक्स में, यहाँ तक कि एटमॉस्फेयर में भी फ्रेश वाटर मौजूद है। एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर के फॉर्म में देखने को मिलेगा पानी, एंड रिवर में सबसे कम फ्रेश वाटर प्रेजेंट है, दैट इज 0.0001%. Now, ocean circulation. Unlike the calm waters of ponds, lakes, ocean water keeps moving continuously. It is never still. The movements that occur in ocean can be broadly categorized as waves, tides, and currents. Now, ocean circulation. Ponds और lakes में पानी स्थिर होता है, एक जगह रुका होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो एकदम ही नहीं मूव कर रहा होता है। अपनी जगह पे पानी क्या करता है, अगर बाल्टी में भी पानी है तो वो मूव करता रहेगा, पर क्या पानी उस बाल्टी के बाहर आ सकता है? तो लेक के केस में भी पानी क्या है, पॉन्ड के अंदर, लेक के अंदर ही रहता है, कहीं और मूव करके नहीं जाता है। लेकिन फिर भी क्या है, पानी स्थिर होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता। जबकि समुंदर का पानी कंटिन्यूसली चलता रहता है। ओशन वाटर नेवर स्टैग्नेट्स एट वन प्लेस। ओशन वाटर कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं रहता। ये जो पानी का चक्राव है, सर्कुलेशन है ओशन में, उसे ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। Let's discuss waves first. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. जब पानी लगातार उठे फिर गिरे, उठे फिर गिरे और फिर गिरे, उसे हम waves कहते हैं। As we all know, ओशन में एयर प्रेशर ज्यादा होता है। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था प्रेशर के बारे में, जब हम पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि ओशन के सरफेस पर एयर प्रेशर ज्यादा होता है एंड इसी विंड के मूवमेंट के कारण वेव्स बनती हैं।
During a storm, the winds blowing at very high speed form huge waves. These may cause tremendous destruction. An earthquake, a volcanic eruption, or underwater landslide can shift large amount of ocean water. As a result, a huge tidal wave called tsunami that may be as high as 15 m is formed. The largest tsunami ever measured was 150 meter high. These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर. जब तूफान आता है तो उसमें हवा बहुत हाई स्पीड में चलती है क्योंकि वेव्स का फॉर्मेशन हवा पर निर्भर है. तो जब हवा तेज होगी तो वेव्स भी बड़ी ऊंची बनेंगी और इसकी वजह से शोर्स पर, किनारों पर, पानी के जो किनारे होते हैं जहाँ जमीन का टुकड़ा होता है वहां पर बहुत भारी तबाही मच जाती है. ओशंस के नीचे भी हमें मालूम है कि लिथोस्फीयर मौजूद है, जमीन का टुकड़ा मौजूद है जिसके ऊपर पानी है. और जब पानी के नीचे वाले सरफेस पर अर्थक्वेक हिट करता है, जमीन खिसकती है या वोल्केनो इरप्ट करता है, तब पानी में वाइब्रेशन आती है एंड पानी बहुत ऊंचा उठने लगता है, इतना कि किसी आइलैंड या समुंदर के किनारों को पूरा डुबा दे. एंड अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एक्सेट्रा की वजह से जो टाइडल वेव्स बनती हैं उसे सुनामी कहते हैं. और ये सुनामी की लहरें 15 मीटर हाई हो सकती हैं. 150 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें अब तक मेजर की जा चुकी हैं और ये वेव्स 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करती हैं. The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India. The Indira Point in the Andaman and Nicobar Island got submerged after the tsunami. 2004 में जो इंडिया में सुनामी आई थी उसने कोस्टल एरियाज में बहुत तबाही मचाई और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का इंदिरा पॉइंट पानी में डूब गया था. Waves are formed when winds scrape across the ocean surface. The stronger the wind blows, the bigger the waves become. Now, waves तब बनती हैं जब हवा ओशन के सरफेस पर चलती है. जब हवा ओशन के सरफेस पर चलती है और हिट करती है तब वेव्स फॉर्म होती है और पानी ऐसे ऑल्टरनेटिवली उठता है. जितनी स्ट्रॉन्ग हवा होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग वेव्स बनेंगी. तो वेव्स के केस में हमें क्या पता चला? ये जो पानी का मूवमेंट है वेव्स के केस में हवा की वजह से हो रहा है. किसकी वजह से हो रहा है? हवा की वजह से हो रहा है. सुनामी इज अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स, एज द हार्बर गेट्स डिस्ट्रॉयड व्हेनेवर देयर इज सुनामी. सुनामी एक जापानीज वर्ड से बना है, हार्बर वेव्स. हार्बर बंदरगाह को कहते हैं. ये सीज के किनारों पर होता है जहाँ शिप्स, बोट्स पार्क की जाती है और सुनामी के आने से ये हार्बर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ये जो किनारे होते हैं जहाँ पर शिप्स वगैरह पार्क होती हैं वो जगह क्या हो जाती है? सुनामी के आने से तबाह हो जाती है. नाउ व्हाट इज टाइड्स? हमने वेव्स को समझ लिया. वेव्स का मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है? एयर की वजह से हो रहा है, एयर प्रेशर की वजह से हो रहा है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड टाइड्स. ये भी वाटर में क्या है? सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है. ओशन में क्या देखने को मिल रहा है? हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है वाटर का. एंड किसकी वजह से देखने को मिल रहा है इस वाले टाइड्स में? इसको समझते हैं. द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड. इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर by rising to its highest level. It is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore. जब पानी रिदम में एक साथ उठे और गिरे दिन में 2 बार तो उसे टाइड्स कहते हैं. जब पानी किनारों पर ज्यादा ऊंचा उठे तब उसे हाई टाइड्स कहते हैं और जब पानी किनारों पर कम ऊंचा उठे तो उसे लो टाइड्स कहते हैं. तो लेवल ऑफ वाटर नियर द शोर इज नथिंग बट टाइड्स. जब पानी किनारों पर ज्यादा हो तो वो हाई टाइड्स है और जब पानी कम हो तो वो लो टाइड्स है. पर ये टाइड्स बंद किसकी वजह से रहे हैं? अब ये टाइड्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं और कैसे फॉर्म हो रहे हैं? द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tide. The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide. During the full moon and new moon day, the sun, the moon and the earth are in the same line and tides are highest. These tides are called spring tides. कैसे होता है ये? जैसे हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी है, हमारी पृथ्वी की भी क्या है? ग्रेविटी है, जिसकी वजह से हम इससे जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से लैंड इससे जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वाटर, एटमॉस्फेयर सब कुछ पृथ्वी से
जुड़ा हुआ है, वैसे ही सन और मून की भी अपनी ग्रेविटेशनल पुल है जो अर्थ के सरफेस पर लगती है, एंड दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स। वेव्स के केस में विंड की वजह से पानी का मूवमेंट हो रहा था, पर टाइड्स के केस में पानी का मूवमेंट सन और मून के ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स पर डिपेंड होता है। जब अर्थ का पानी मून के नजदीक होता है तब मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस से हाई टाइड्स बनती हैं। क्योंकि मून हमारी धरती की नेचुरल सैटेलाइट है जो पूरे समय इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, तो अर्थ के जिस डायरेक्शन में मून होगा वहां मून की पुलिंग फोर्स की वजह से अर्थ का पानी मून की तरफ आकर्षित होगा और हाई टाइड्स फॉर्म होंगी। तो अर्थ के केस में मून और सन दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो वाटर को इन्फ्लुएंस करते हैं अर्थ पर, और उसका मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं टाइड्स। नाउ टाइड्स भी दो तरह की होती हैं। पहली है स्प्रिंग टाइड्स। जब फुल मून डे या न्यू मून डे होता है, जब फुल मून डे होता है या न्यू मून डे होता है, तब सन, मून और अर्थ तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सन है, मून है और अर्थ है, तीनों एक ही लाइन में खड़े हैं। फिर यहाँ पर देखिए सन, अर्थ एंड मून तीनों एक ही लाइन में खड़े हैं, एंड इस वक्त टाइड्स बहुत ही ऊंची ऊंची बनती हैं, और इन्हीं ऊंची टाइड्स को हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। स्प्रिंग टाइड्स में पानी का लेवल किनारों पर बढ़ता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। दिस इज हाउ स्प्रिंग टाइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन दीज थ्री कम्स इन अ पर्टिकुलर लाइन। सन, मून, अर्थ जब एक लाइन में आते हैं तो अर्थ पर इन्फ्लुएंस ज़्यादा पड़ता है, इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है इन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स का। ऐसे आप समझ लिए कि दो लोग मिलकर किसी एक चीज़ को खींचेंगे तो उसका फोर्स कितना ज़्यादा होगा, इसके बजाय कि कोई एक व्यक्ति उस चीज़ को खींचे। तो जब दो लोगों का फोर्स एक साथ लग रहा है तो इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा लग रही है और इसके रिजल्ट में वो चीज़ जल्दी खींचेगी। तो ऐसे ही अर्थ में क्या है, वाटर मौजूद है, और वाटर को ऐसा नहीं कि पूरा पानी खींच के एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाता है, पर मून और सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के वाटर को इतना तो इन्फ्लुएंस कर देता है कि वो अपनी जगह में सर्कुलेट करने लगे, अपनी जगह में उठने लगे और उसकी तरफ पुल होने लगे। तो ऐसे ही जब ये तीनों एक लाइन में आते हैं तो स्प्रिंग टाइड्स फॉर्म होती हैं। नाउ न्याप टाइड्स के बारे में जानते हैं। When the moon is in its first and last quarter, the ocean water gets drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and earth, resulting in low tides. These tides are called Neap tides. जब मून अपने फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर में होता है तब ओशन फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, तब ओशन वाटर दो अलग डायरेक्शन में खींचने लगता है, क्योंकि मून यहाँ है, सन यहाँ है, इसका ग्रेविटेशनल पुल यहाँ लग रहा है और इसका यहाँ लग रहा है। तो इससे क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल पुल है जितना एक लाइन में होने से लगता, अलग अलग जगह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कंपैरेटिवली कम होगा, जिसकी वजह से लो टाइड्स फॉर्म होंगी और इन लो टाइड्स को नियाप टाइड्स कहते हैं। सो नियाप टाइड्स में क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल पुल जो है सन और मून का दो अलग पोजीशन से लग रहा है। मून क्या है, ऊपर है यहाँ पर, और सन है सामने। यहाँ से ग्रेविटी लग रही है अर्थ पर, और किसकी लग रही है, सन की लग रही है। ग्रेविटेशनल पुल किसका लग रहा है, सन का लग रहा है, और यहाँ से मून का लग रहा है। दो अलग जगह से अगर कोई पुल करेगा तो क्या होगा, जो फोर्स होगा कंपेरेटिवली लेस होगा, और इसी की वजह से यहाँ पर हमें लो टाइड्स देखने को मिलती हैं। स्प्रिंग टाइड्स में हमें क्या देखने को मिलती हैं, स्प्रिंग टाइड्स क्या है, हाई टाइड्स है। यहाँ पर जो लहरें हैं वो ऊंची ऊंची उठेंगी किनारों पे, और नियाप टाइड्स में जो लहरें हैं वो कंपैरेटिवली कम होंगी किनारे में। Now, high tides help in navigation. They raise the water level close to the shores. This helps the ship to arrive at the harbor more easily. The high tides also help in fishing. Many more fish come closer to the shore during the high tide. This enables fishermen to get a plentiful catch. The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. जैसे ये navigation यानी ships के passage में help करता है, जो शिप्स के लिए हार्बर बनाई जाती हैं किनारों पर, ये हाई टाइड्स वहां तक पानी लाती हैं। हाई टाइड्स की वजह से क्या होता है, पानी किनारों पर ज़्यादा आता है। हाई टाइड्स में क्या होता है, पानी उछल उछल के किनारों की तरफ
पानी का लेवल बढ़ जाता है। हाई टाइड्स की वजह से मछलियाँ किनारों पर आ जाती हैं, जिससे मछुआरों को किनारों पर ही आसानी से मछलियाँ मिल जाती हैं। और हाई टाइड से पानी रिदम में उछलता और गिरता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी बहुत काम आता है। टर्बाइंस लगा दिए जाते हैं, और वो टर्बाइंस क्या करते हैं, जब हाई टाइड्स आती हैं तो टर्बाइन क्या होएगा, वो घूमने लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और यही पानी जब वापस जा रहा होता है तब भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो हाई टाइड्स के बहुत सारे फायदे होते हैं। Then lastly, let's talk about ocean currents, the last topic of this chapter. हमने इस चैप्टर में ओशन में मौजूद वाटर के मूवमेंट के रीजंस को पढ़ा। वेव्स विंड की वजह से बनती हैं। टाइड्स मून और सन की ग्रेविटेशनल पुल के कारण किनारों पर राइज और फॉल करते हैं। अब हम ओशन करंट्स को समझते हैं। हमने टाइड्स को समझ लिया, विंड्स को समझ लिया। टाइड्स और विंड्स क्या है, ओशन वाटर बॉडी के मूवमेंट है। और let's now understand ocean currents. Ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction. The ocean currents may be warm or cold. Generally, the warm ocean currents originate near the equator and move towards the pole. The cold currents carry water from polar or higher latitudes to tropical or lower latitudes. तो ओशन करंट्स जो है वो वाटर का कांस्टेंट फ्लो होता है। वाटर क्या है, कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहा है ओशन के सरफेस पर ही, और वो भी एक डेफिनाइट डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, पानी मूव कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। सो ओशन करंट्स में पानी मूव करता है, बहता है एक जगह से दूसरी जगह तक, और ऐसे ही मूवमेंट कंटिन्यू रहता है ओशन वाटर बॉडी का। पर इस कंटिन्यूस वाटर फ्लो जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है, उसे ओशन करंट क्यों कहते हैं? द सिंपल रीजन इज दैट जैसे इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, फ्लो करता है, रहता है ना, तो वैसे ही ओशन बॉडी में वाटर भी क्या कर रहा है, फ्लो करता रहता है। हेंस इट इज कॉल्ड ओशन करंट। ओशन करंट इसलिए नहीं कहते हैं कि ओशन में करंट मौजूद है, पर करंट जैसे फ्लो करता है वैसे ही पानी क्या कर रहा है, वो भी फ्लो कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट ओशन करंट। ओशन करंट भी क्या होता है, दो तरह के होते हैं। एक होता है वार्म ओशन करंट और दूसरा होता है कोल्ड ओशन करंट। वार्म करंट जनरली इक्वेटर के पास से ओरिजिनेट होते हैं, क्योंकि इक्वेटर पे क्या होता है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा है इक्वेटर। ये दो ट्रॉपिकल रीजन्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इक्वेटर पे क्या होता है, सबसे ज्यादा सन की हीट पड़ती है। जहां पर सबसे ज्यादा हीट पड़ेगी वहां पर क्या होगा, वहां का पानी भी गर्म होगा, क्योंकि इक्वेटर पे सन की हीट मैक्सिमम पहुंचती है। एंड ये वार्म ओशन करंट इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर इक्वेटर के पास वार्म ओशन करंट्स बन रहे हैं, और फिर ये क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। नाउ कोल्ड ओशन करंट्स के केस में साउथ और नॉर्थ पोलर रीजन्स का पानी ट्रॉपिकल या लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ बढ़ता है, और वहां के वाटर टेम्परेचर को ठंडा कर देता है। क्योंकि पोलर रीजन कोल्ड होते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम हीट नहीं पहुंच पाती है सन की, तो यहाँ के रीजन्स कैसे होते हैं, कोल्ड होते हैं। वहां सन की रेज डायरेक्ट नहीं पहुंचती, तो वहां से चलने वाला पानी ठंडा होगा और वो इक्वेटर की तरफ बढ़ता जाएगा। ओशन करंट यानी वाटर सर्कुलेशन के कई कारण होते हैं। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, तो इक्वेटर के पास से वार्म ओशन करंट्स मूव किए, पानी यहाँ से मूव किया, और फिर वही मूव करके सर्कुलेट करके वापस इक्वेटर पे आ गया। पर कैसा आया, ठंडा होकर वापस आया। तो इक्वेटर से जो भी पानी पोलर रीजन की तरफ बढ़ता है वो कैसा होता है, वो वार्म होता है, और जो भी पानी पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ आता है उसे हम क्या कहेंगे, कोल्ड ओशन करंट्स। नाउ the Labrador ocean current is cold current while the Gulf Stream is a warm current. Labrador current आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पोलर रीजन से आ रहा है और ये वाटर कैसा है, कोल्ड है। वहीं गल्फ स्ट्रीम क्या है, वार्म ओशन करंट है। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। ये जो ओशन करंट है, पानी ठंडा है, गर्म है, वो क्या करेगा, किसी जगह के
टेम्परेचर को, किसी एरिया के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करेगा। वार्म करेंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट्स प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहाँ पर वार्म ओशन करंट्स और कोल्ड ओशन करंट्स मीट करते हैं, जहाँ पर वार्म ओशन करंट्स और कोल्ड ओशन करंट्स मीट करते हैं, मिलते हैं, वहाँ पर फिशिंग जोन बहुत अच्छा बनता है। कैसे? तो आप पानी का ही एग्जाम्पल ले लिए, तो नहाने के लिए ठंडे पानी को और गर्म पानी को मिक्स कर दिया जाता है ताकि पानी कैसा हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। तो जो फिशेज होती हैं वो भी ऐसी जगह ढूंढती हैं जहाँ पर गर्म पानी और ठंडा पानी मिल रहा हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए कंफर्टेबल होता है। जहाँ पर वार्म वाटर और कोल्ड वाटर मीट करेगा तो वहाँ पर फिशेज ज़्यादा होती हैं इस वजह से, और इसीलिए वहाँ पर फिशिंग के लिए अच्छे ग्राउंड्स मौजूद होते हैं। जहाँ पर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर मिल रहे होते हैं वहाँ पर एक अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है वर्ल्ड में। सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका सच एग्जाम्पल्स। जापान के आसपास वाले सी के एरिया में और अमेरिका के ईस्ट साइड में यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही अच्छा फिशिंग ग्राउंड डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट मिलते हैं आकर, और यहाँ पर मछलियाँ क्या करती हैं, ज़्यादातर अंडे देती हैं, और यहाँ पर लोग फिशिंग करने जाते हैं। द एरियाज वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर। जहाँ पर वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स मीट करते हैं वहाँ का जो वेदर होता है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो कैसा होता है, वो फॉगी होता है, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन। और नेविगेशन में वहाँ पर क्या होती है, मुश्किल होती है, बट फिशिंग के लिए अच्छे ग्राउंड्स डेवलप होते हैं। सो इसी के साथ हमारा वाटर का चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे विद चैप्टर नंबर 6। टिल देन थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।